Hello everyone and welcome back to the online class of class 9th history. And as you already know that we are studying chapter number 1, the French Revolution, and topic for today's videos is outbreak of revolution. So आज हम outbreak of revolution पढ़ेंगे, कैसे revolution हुआ, and इस आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन को समझने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड फिलोसफर्स के बारे में जो हमने पढ़ाई करी थी उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इन केस गलती से अगर आपने अभी तक के वीडियो 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर आप वीडियो नंबर 4 पे आइए। सो I have definitely explained all the videos properly. If you want to get the link, you can click in the description. All the links are available there. So let's explain the outbreak of revolution. पहले हमने पढ़ लिया था लास्ट के वीडियोस में, उसके पहले के भी वीडियोस में सोशल कंडीशंस को हमने अच्छे से समझ लिया था। सोसाइटी हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी जिसको हम स्टेट्स के नाम से जानते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। एंड उसमें कौन कौन से लोग आते थे ये भी हमने पढ़ लिया है। एंड एक और चीज मैं आपको ऐड कर दे रहा हूं, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने कमेंट करा है, तो आज के भी वीडियो को कंप्लीट देखें और लास्ट में मैं एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। उस होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जाना है और टाइप करना है। तो दैट इज योर टास्क, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, तब भी मैं मानूंगा कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है। सो वापस आते हैं। तो हमें सबको पता है कि द किंग ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज लुइस 16। तो लुइस 16 के लास्ट हमने वीडियो में देखा कि वो टैक्स इंपोज करने के बारे में सोच रहा था। अभी टैक्स इंपोज करने के बारे में सोचने के लिए टैक्स को लगाना पड़ेगा, सोचा है तो लगाना पड़ेगा। अब टैक्स लगाने का फ्रांस में एक सिस्टम था, एक मीटिंग करनी पड़ती थी, उसको हम कहते थे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ईजी स्टेट्स जनरल। तो फ्रांस का जो एक अपना मोनार्की सिस्टम था जिसमें अगर आपको किसी भी राजा को टैक्स अगर इम्पोज करना है, कोई भी नया टैक्स अगर पब्लिक पे इम्पोज करना है तो उसके लिए उनको स्टेट जनरल्स की मीटिंग लेनी पड़ती थी। अब ये स्टेट जनरल में कौन कौन से लोग आते थे? इस स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के लोग आते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के में तो बहुत ज्यादा आबादी थी। मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि थर्ड स्टेट सबसे ज्यादा आबादी का था, तो मतलब वो सब लोग तो मीटिंग में आ नहीं पाएंगे, तो एक रिप्रेजेंटेटिव्स उनके जो भी अपर क्लास के लोग थे उस स्टेट के, वो लोग आते थे। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव होते थे फर्स्ट स्टेट से, 300 सेकंड स्टेट से, और चूंकि इसकी आबादी बहुत ज्यादा थी तो यहाँ पे 600 लोग क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बैठते थे। तो ये मीटिंग राजा ने प्लान करी कि एक मीटिंग करते हैं और सबसे डिस्कस करके हम टैक्स को इम्पोज कर देते हैं। तो ये मीटिंग किस चीज के लिए थी? ये मीटिंग का टॉपिक क्या था? आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, मीटिंग का टॉपिक है टैक्स इम्पोज करना है राजा को, उसके लिए मीटिंग करी गई। इस मीटिंग को कौन सी मीटिंग बोलते हैं? मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, ईजी स्टेट जनरल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। राजा को टैक्स की मीटिंग करनी है तो सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल की मीटिंग है जिसमें तीनों स्टेट के लोग बैठ रहे हैं। 300 रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट स्टेट से एंड 600 रिप्रेजेंटेटिव है थर्ड स्टेट से। अब हम ये जानेंगे क्या इससे पहले ये मीटिंग हम लुइस 16 ने ली थी? तो मैं आपको बता दूं, लुइस 16 तो छोड़िए, लुइस 15 ने भी मीटिंग नहीं ली थी। लास्ट मीटिंग जो स्टेट जनरल की हुई थी फ्रांस में वो हुई थी 1614 में। अभी हम बात कर रहे हैं 1789 की, 5 मई 1789 को ये मीटिंग रखी गई थी। याद रखिएगा ये 5 मई, ये डेट को मत भूलिएगा। फर्स्ट वीडियो जो हमने देखा था उस टाइम में हमने जुलाई की बात करी थी, तो बस हमने बोला था ना हम फ्लैशबैक में चले गए। अब फ्लैशबैक से धीरे धीरे उस डेट पे हम आ जाएंगे। तो 5 मई बहुत पास है, जस्ट मई के नेक्स्ट जून, फिर जुलाई आ जाएगा। तो 5 मई की बात है 1789 में जब ये मीटिंग रखी गई थी। उससे पहले बहुत करीब 200-250 साल पहले ये मीटिंग हुई थी 1614 में। तो वैसे भी बहुत जो भी लोग वहां पे अवेलेबल होंगे उन सब के लिए वो पहली मीटिंग होगी, क्योंकि 250 साल तो किसी की उम्र होती नहीं है कि लास्ट वाली मीटिंग में भी वो बैठा हो। तो चलो देखते हैं कि इस मीटिंग में हुआ क्या राजा सक्सेसफुल रहा, टैक्स इम्पोज हो गया क्या, पब्लिक ने कोई राजा के अगेंस्ट अपोज किया या एक्सेप्ट कर लिया टैक्स को? क्योंकि हमने तो देखा ही हुआ है कि क्राइसिस ऐसी चल रही है कि हम अपने जीवन यापन को करना मुश्किल है, राइट। ऐसी क्राइसिस है कि हम ब्रेड्स नहीं खरीद पा रहे। तो उस क्राइसिस में क्या पब्लिक नए टैक्स को एक्सेप्ट करेगी?
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मीटिंग होती है 5 में 1789 को। राजा जो है प्रपोज करते हैं सबके सामने कि फ्रांस को चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वर्साइल में अवेलेबल जितने भी एम्प्लॉयज हैं या फिर कोर्ट है या यूनिवर्सिटी है या जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, जितने भी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज हो रही हैं, वो उन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से चलाने में प्रजा को प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उसको टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत है। इवन न्यू टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 300 फर्स्ट एंड 300 सेकंड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 600 लोग फर्स्ट एंड सेकंड से हैं और 600 लोग अकेले थर्ड स्टेट से हैं। तो मतलब बराबर का आंकड़ा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को तो टैक्स देना नहीं है, हमने पहले ही पढ़ लिया। टैक्स देना है थर्ड स्टेट को जहां के 600 लोग बैठे हुए हैं। तो यानी अगर टोटल 1200 लोग हैं तो 600 अगर अपोज करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि कम बराबर हो जाएगा। और इस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में कोई तो एक दो अच्छे इंसान होंगे जो क्या कहते हैं कि इन पे रहम करेंगे, इनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे और इनका साथ देंगे। तो 601 वोट भी मिल जाता तो बात बन जाती। तो ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। यहां पर जो सिस्टम फ्रांस का शुरू से चला आ रहा था, उसी सिस्टम, उसी प्रिंसिपल, उसी कानून से वोटिंग होनी थी। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट ये एक एक वोट दे सकते हैं। मतलब ये 300 लोग वोट नहीं देंगे, ये पूरा स्टेट बराबर एक वोट। सेकेंड स्टेट इक्वल टू 1 वोट। इसी तरीके से थर्ड स्टेट जो कि बहुत आबादी रखता है, मिलियंस में रखता है, वो भी एक वोट ही देगा। तो टोटल वोट पड़ेंगे 3, जिसमें से जो 2 लोग वोट देंगे किसी भी चीज के फेवर में कि टैक्स इंपोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कोई 2 ने टैक्स इंपोज के फेवर में वोट दे दिया तो टैक्स को इंपोज कर दिया जाएगा। तो यहां पर अभी तो टैक्स का मामला पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों में नया विवाद आ गया। कह नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमें तो भैया वोटिंग राइट्स पहले दो। हम अगर 600 हैं तो 600 वोट्स हम देंगे, सबको वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। आप भी लो, आप भी 300 जो भी इस मीटिंग में बैठे वो सब लोग वोट देंगे। तो इन सब लोग जब मिला के वोट देंगे तभी तो हम लोग का कुछ डिसीजन होगा, वरना 3 में से 2 तो आपके ही साइड में, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। तो जाहिर सी बात है डिसीजन जो आप चाहेंगे वही होगा। तो हमारे साथ वो गलत होगा। प्लस हमारी आबादी तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। इन दैट केस अभी हमने यहां पर लिखा हुआ है रेड पेन से, आप देख सकते हैं 40,000 लेटर्स, 40,000 लेटर्स ये अभी लेकर आए थे जो लोग मीटिंग में नहीं शामिल हो पाए थे। मीटिंग में शामिल होने की जो क्राइटेरिया थी वो सिर्फ 600 की थी। तो उसके अलावा 40,000 लेटर्स पीजेंट्स के, टीनेंट्स के ये लेकर आए थे, जिसमें ये अलग अलग प्रॉब्लम्स उनकी लिखी हुई थी। तो उनका तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, जो अवेलेबल है कम से कम उनके वोट्स तो एक्सेप्ट करिए। तो यहां पर इसकी ऐसी बहस छिड़ी कि टैक्स जो इंपोज होने के लिए मीटिंग रखी गई थी, ये अभी उस विवाद से हटके एक नए विवाद पे आ गई। वो थी वोटिंग राइट्स के। और राजा ने सिंपली मना कर दिया, ही डिनाइड, कि कोई आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। जैसा चलता आया है 1-1-1 का वोटिंग राइट्स वही मिलेगा। लोगों ने उस पे, चूंकि अब लोग थोड़ा अवेयर हो चुके थे, आपने समझा ना कि हमने क्या कहते हैं कि फिलोसफर की बात करी थी, अभी 3 फिलोसफर्स के बारे में पढ़े थे। अभी इसमें जो रूजे थे जो पब्लिक इलेक्टिव्स की बात करते थे, जिनकी बुक के बारे में हमने पढ़ा भी है, तो उन्होंने लिखा भी है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट को, वो मिलकर गवर्नमेंट चलाएं। ठीक है, किंग अगर है भी तो वो किंग को एडवाइस करें। तो लोग उसकी विचारधारा को अभी याद किए और किंग का अपोज किए और उन्होंने बोला कि पहले हमें वोटिंग राइट्स चाहिए। और वोटिंग राइट्स के लिए वो लोग वहां से निकल गए और राजा ने भी उनको नहीं रोका, उनको जाने दिया। तो फिर क्या होता है? ठीक है, वो यहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट्स का डिमांड करते हैं, किंग रिफ्यूज कर देता है। और जब किंग रिफ्यूज करेगा, जब किंग ने मना कर दिया कि आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, अभी आपको इस सिस्टम से चलना ही पड़ेगा, तो क्या होता है, वो सब उठते हैं और चले जाते हैं वहीं पे एक इंडोर, मतलब पूरा चारों तरफ से कवर अप, एक टेनिस कोर्ट में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सीरियस बात चल रही है यहाँ पर वो टैक्स की, फिर टैक्स से बात हट के आ गई वोटिंग राइट्स की, तो यहां से टेनिस कोर्ट कहां आ गया? टेनिस कोर्ट क्या करने चले गए?
तो ये टेनिस कोर्ट एक ऐसी जगह थी जहां पर काफी लोग एक साथ बैठ सकते थे। ये आम लोग थे, इनका कोई जगह, कोई ऑफिस तो था नहीं। तो इन लोगों ने टेनिस कोर्ट को अपना, समझ लीजिए कि एक अपना सेटअप, वर्कशॉप बना लिया, अपना काम करने की जगह बना लिया। तो यहाँ पर ये टेनिस कोर्ट में जाते हैं और उसी जगह पे नेशनल असेंबली, वो सब इकट्ठा होकर कहते हैं कि अब ये हमारी नेशनल असेंबली है और यहां पर ही हम रहेंगे और तब तक रहेंगे, तब तक इस जगह को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन न बना लें। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम समझते हैं संविधान। तो अब लोगों में चूंकि अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई थी, लोग समझदार हो चुके थे, पहले की तरह बेवकूफ नहीं थे। तो जब इंटेलेक्चुअल्स की शरण में आए थे लोग, और उनकी शरण में आने से, रोजी जैसे फिलोसफर की किताबों को पढ़ने से इनको समझ में आ चुका था कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से चलनी चाहिए। तो इसलिए इन लोगों ने टेनिस कोर्ट में आके डिसाइड किया कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जो हमारा किंग है, जो लुईस 16 है, जो हमारा संविधान होगा वो सबके लिए एक बराबर होगा और उसमें किंग को भी कुछ पावर दिया जाएगा और किंग को उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो पब्लिक का फायदा होता था वो ये था कि पब्लिक को वोटिंग राइट्स मिलेंगे, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ नया किया जाएगा और जो भी कोई डिसीजन होगा वो नेशनल असेंबली करेगी, जो वीटो पावर रखेगी, जो सबसे ज्यादा पावर रखेगी और राजा को डायरेक्ट करेगी। तो यहां पर जो नेशनल असेंबली बनना था, इसको बनाने का डेफिनेटली किंग कभी अप्रूवल दे नहीं सकता है। तो यहां पर नेशनल असेंबली बनाने के लिए और कौन कौन से लोगों ने साथ दिया, इवन जो इसके लीड करे, और नेशनल असेंबली और साथ ही साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान कैसे बना। तो संविधान बनाने के लिए एक नाम, यहाँ पे दो नाम हम पढ़ने वाले हैं, एक तो मिरव्यू और दूसरा एबिसे। तो मिरव्यू जो है ये खुद थर्ड स्टेट के नहीं है, नीदर आपके एबिसे थर्ड स्टेट के। ये जो मिरव्यू है वो नोबल है, नोबल मतलब फर्स्ट स्टेट के हैं, और जो एबिसे है वो आपके क्लर्जी हैं, ये मतलब भी थर्ड स्टेट के नहीं है। तो ये क्यों इनके साथ आ गए? क्योंकि हमने देखा है ना कि हर स्टेट या एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं। इवन जब अंग्रेज हम पे राज करते थे इंडिया में, तो उस अंग्रेजों में भी बहुत सारे अच्छे इंसान थे जो कभी कभी देखते थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होता है वो डेफिनेटली, हर एक आदमी अपनी कंट्री का तो सपोर्ट करता ही है, बट अपनी कंट्री का सपोर्ट का मतलब नहीं होता है कि हम ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव एनवायरनमेंट बना दें कहीं दूसरे के जगह जाके, जहां पे हम उसी की जमीन पे उसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। उसी तरह इनकी ही जमीन पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसलिए कर कौन रहा था? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग। तो यहाँ पे मिरव्यू ने क्या किया, जो नोबल था उन्होंने लीड किया इन लोगों को, और नेशनल असेंबली के अंडर कंट्रोल में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, एक संविधान बनाया गया। ठीक है। और यहाँ पे जो एबिसे हैं, ये जो क्लर्जी हैं, इनका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, व्हाट इज थर्ड स्टेट। एक पैम्पलेट होता है ना, ये भी एक बहुत बड़े प्रचारक बने जो लोगों, एक क्या कहते हैं, आम आदमी के सपोर्ट में ये व्हाट इज थर्ड स्टेट का एक पैम्पलेट इन्होंने बनाया था, जिसमें राजा जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के अत्याचार हैं उसके बारे में लिखा गया था, जो आम लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है उसके बारे में लिखा गया था। तो वो सारी चीजें एक सामने लाने का काम कर रहे थे एबिसे, और जो मिरव्यू हैं ये इनके लीडर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की। तो इस तरीके से किंग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। किंग का अगर यहाँ पे अप्रूवल दे दिया होता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुंचती, लेकिन किंग ने पहले गलती कर दी, लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया। तो अभी तो टैक्स इंपोज करने वाला था, अभी इनकी लड़ाई, टैक्स तो छोड़ ही दीजिए, वो तो दूर की बात हो गई, अभी वोटिंग राइट्स पे आ गई। वोटिंग राइट्स भी नहीं दिया तो इन्होंने किंग को रिफ्यूज कर दिया, तो इन्होंने आकर टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली बना दी, और वहीं पर उन्होंने कसम खा ली कि अब जब तक हम यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तो हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इन्होंने मिरव्यू एंड एबिसे की लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया। तो इस तरीके से फ्रांस की नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और उसके बाद ये तो चल रहा है कि सीन हम देख रहे हैं कि जो 600 रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं। राजा को एक मीटिंग लेना था, राजा ने मीटिंग लिया, इन लोग गए वहां पे अपोज किए कि भैया मुझे टैक्स देने का जो आप बात कर रहे हो उसके लिए आप मुझे वोटिंग देने के लिए बुलाए हो, तो हम सबको वोटिंग राइट्स दो। तो राजा ने मना किया, और फिर हमने देखा कि क्या से क्या हो गया।
तो इन सब चीजों के बिहाइंड क्या चल रहा था, इन सब चीजों के पीछे क्या चल रहा था, आम जनता क्या कर रही थी, उसको भी हमें जानना है। तो ये है सीन 1 जो स्टार्ट होता है मीटिंग से और आपके टेनिस कोर्ट तक पहुंचता है, और वहां पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के भी 2 हमें बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल मिल जाते हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो अगले सीन में हमें देखना है, पहले तो हमें देखना है कि सोसाइटी क्या कर रही है, अभी सोसाइटी की क्या स्टेटस है, जो आम जनता है वो क्या कर रही है उस समय, जिस समय यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई चली। क्योंकि बात तो फैली होगी ना कि नेशनल असेंबली बन गई है हमारी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, तो क्यों ना अब फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है ये जानना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बड़े आसान शब्दों, पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, जहां पर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव तय करते हैं और वो हमको देश को चलाते हैं। फिर 5 साल में फिर हम चुनाव में जाते हैं और एक नया नेता या उसी नेता को अगर उसने अच्छा काम किया तो चुन लेते हैं। इस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर दिया हुआ है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर राजा तो है पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वो मोनार्क है लेकिन कुछ संविधान के कंट्रोल में है। वो ऐसा नहीं कि सुप्रीम पावर उसके हाथ में, वो राजा वाली रिस्पेक्ट है, उसका महल है, उसके लिए परेड होगा, राइट, लेकिन राजा को लोग पूरा ऑनर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम पावर उसको मिलेगी, वो वही करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, जो उनकी वहां की असेंबली कहेगी, और असेंबली में वही लोग बैठते हैं जिनको पब्लिक जो है रिप्रेजेंट करके बैठाती है। तो ऐसा एक देश का नाम आप बताइए, ये आपका होमवर्क है। ऐसे टफ हो गया, चलो कुछ और होमवर्क दे देंगे। अभी जो मैं देश का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे वो ब्रिटेन एक देश है जहां पर ऐसा चलता है। आपने सुना ना ब्रिटेन में रानी है जो बकिंगम पैलेस में रहती हैं, तो है रानी है, प्रिंस है, राजा है, लेकिन वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पब्लिक के द्वारा चुने हुए सांसदों के थ्रू बने हैं। ठीक है, तो वो जो राजा रानी है वो भी उनके कंट्रोल में है। ठीक, तो अब हम देखने वाले हैं अगले सीन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस। तो यहां पर हम राजा की पावर को कम होते हुए, कमजोर होते हुए देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या राजा उसको एक्सेप्ट करता है या फिर कुछ ऐसा करता है कि पब्लिक का गुस्सा और बढ़ जाए, और अगर ऐसा करता है तो उसका एंड क्या होता है। ठीक, तो ये अब हम सीन 2 के लिए रेडी हो जाते हैं। सीन 2 जिसकी हम बात कर रहे थे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो इज अप्रोक्सीमेटली 18 मिनट्स नाउ। सो सीन 2 के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। सो आते हैं आज के होमवर्क पे। सो आज का आपका होमवर्क है, उसके लिए मुझे बोर्ड को इरेज करना पड़ा। होमवर्क ये है कि हमने पढ़ा था कि जब भी फ्रांस के में किसी भी किंग को, मोनार्क को, अगर कोई नया टैक्स इम्पोज करना है पब्लिक पे, राइट, तो उसके लिए एक मीटिंग करनी पड़ती है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मीटिंग? उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? किसकी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें तीनों स्टेट के लोग होते हैं? तो व्हाट इज द मीटिंग फॉर imposing tax if king has to impose, right? So what is the title of the meeting? अब वो क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, आपका नेम एंड योर आंसर। थैंक यू।